3% was the average. 3% was the average. It has now gone up to 18%. US imports to go up from $46 billion. You're talking about our budget. US imports to go up from $46 billion to $146 billion. I think this is absurd. You've done a trade deal. It's small. It's written small in the back. We give up control over our digital trade rules. Number two, there is no need for data localization. Number three, free data flow to the United States. Number four, limit on digital tax. Number five, no need to disclose any source code. एक अरसा हुआ कि आप नींद से जागे ही नहीं। कितना बदल गया भारत मगर आप माने ही नहीं। बात जमी की करते हो मगर जमी पर उतरिए तो सही। तब के मजबूर भारत से अब के मजबूत भारत की तस्वीर देखिए तो सही। सर ऐसा लग रहा था कोई दंगल में उतर आया है। सर ग्रिप की बात कर रहे थे और अपनी कमजोरी दिखाकर चले गए। $100 billion a year to import and no commitment to us. We're just standing there like fools. And our tariff has gone up from 3% to 18% and theirs has come down from 16 to 0. ने अपने समय अर्थव्यवस्था को इतना जकड़ा था भ्रष्टाचार के कारण कि दुनिया की लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में भारत को लाकर खड़ा कर दिया था। मोदी सरकार आने के बाद लड़खड़ाती चरमराती नहीं, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की क्या। For the first time in Indian history, our farmers are facing a storm. Makka, soybean, lal jawar, kapas. You have opened the door. You have opened the door to mechanize American farm, thousands and thousands of acres each farm. You have opened the door to crush our poor farmers. It is disgraceful. It is disgraceful. अमेरिका के साथ भारत ने जो ट्रेड डील की है वो कारण बन गई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हंगामे का। आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार को कई मामलों में कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि किस दबाव में यह ट्रेड डील की गई है, किसानों के हितों का क्यों नहीं ध्यान रखा गया, अमेरिका कैसे तय करेगा कि हम तेल कहां से खरीदेंगे, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का फैसला हम करेंगे। ऐसे तमाम सवाल थे, लेकिन अब बीजेपी का कहना है कि जो बात राहुल गांधी ने सदन में कही है उसके खिलाफ वो प्रिविलेज मोशन लेके आएंगे। सवाल है कि क्या भारत अमेरिका ट्रेड डील पे राहुल गांधी के लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्या ट्रेड डील किसी दबाव का नतीजा है जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं। क्या ट्रेड डील में किसानों और छोटे व्यापारियों के हितों से समझौता किया गया है, जो बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है। क्या भारत अमेरिका के बीच ऐतिहासिक डील से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। ये कुछ अहम सवाल हैं जिसे आज हम इस चर्चा का विषय बनाएंगे। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से अनिला सिंह मेरे साथ जुड़ रही हैं, प्रशांत रायकवार साहब कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, संजीव श्रीवास्तव साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राखी बिडलान जी और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव साहब, आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। शुरुआत में
प्रशांत गायकवाड़ साहब, आपसे कर रहा हूं, ट्रेड डील की बात तो बात की होगी, लेकिन अभी बीजेपी का कहना है और संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि साहब हम प्रिविलेज मोशन लेके आएंगे राहुल गांधी के खिलाफ। धन्यवाद बहुत बहुत चर्चा बुलाने के लिए रमेश जी, और सभी साथी पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम। आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल वाजिब है, और वो भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है। सदन के अंदर अगर उनको लगता है कि वो प्रिविलेज मोशन लाना चाहते हैं किसी मुद्दे पे, तो बिल्कुल ला सकते हैं। अंततोगत्वा जब चर्चा समाप्त हो रही थी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जगदम्बिका पाल जी थे, तो उन्होंने बोला कि, और उन्होंने व्यवस्था भी दी कि आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। और राहुल जी ने जो अपनी बात 45 मिनट में सदन के बीच में रखी, जो कि बजट के संदर्भ में थी, जो कि जियोपॉलिटिकल स्थिति के संदर्भ में थी, जो कि आर्थिक और आपराधिक जो वेपनाइजेशन हो रहा है ग्लोबली, और उसका क्या असर पड़ेगा हिंदुस्तान पे, भारत की जनता पे, उस पे थी। बजट के अंदर प्रावधानों पे थी। ट्रेड डील के अंदर किन किन क्षेत्रों में, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो टैरिफ्स हो, उन चारों पिलर्स पे थी। उन सारी बातों को उन्होंने बहुत ही क्लियरली रखा और ये बताने की कोशिश की कि जो ट्रेड डील पिछले इतने विगत दिनों से रुकी हुई थी और जो बहुत प्रतीक्षित थी, वो इतनी जल्दबाजी में, इतनी तेजी के साथ और इस इन डिसीजन के बीच में आई है कि जिसमें दो सरकार के बहुत ही जिम्मेदार मिनिस्टर कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल जी और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर जी, वो दो आपस में बोल रहे हैं कि रशिया पे, अगर एक पत्रकार पूछते हैं कि रशिया से आपका तेल इंपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कहते हैं कि आप जयशंकर जी पता कर लीजिए। और पीयूष गोयल जी जब ये बोलते हैं तो जयशंकर जी बोलते हैं ये प्रेरोगेटिव है पीयूष गोयल जी का। तो ये जो इंडिसीजन सामने आ रहा है रमेश भट्ट जी, सरकार के अंदर एक बहुत ही सोवरेनिटी के मुद्दे पे, संप्रभुता के मुद्दे पे, क्योंकि संप्रभुता का मुद्दा ये है कि हम एक इंडिपेंडेंट नेशन होने के नाते। प्रशांत गायकवाड़ साहब, मैं आपकी बात समझ गया, आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। अनिला सिंह जी, आप इसे एक विन विन डील बता रहे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए साहब, ये विन विन डील कैसे है? आप तो बेहतर बता सकती हैं। मेरी सभी को राम राम। और व्यापारी समझौते जब दो देशों के बीच में होते हैं या देशों के बीच में होते हैं, तो वो राष्ट्र हित के लिए होते हैं, राजनीतिक नारेबाजी के लिए नहीं होते हैं। और राष्ट्र का जो मजबूत प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्र हित के लिए कार्य करता है। पर हाँ, जो घुटने टेकने वाला प्रधानमंत्री होता है वो हमेशा एक फॉलोअर की भूमिका में रहता है। आज एक डिसीजन मेकर की भूमिका में भारतवर्ष खड़ा है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से खड़ा है। आज पूरा विश्व ये कह रहा है कि अमेरिका को अपने लेवल पर लाके अक्रॉस द टेबल, जो एक साल से चर्चा चल रही थी आपस में, जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर और अलग अलग स्तर लेवल पे जो चर्चाएं हो रही थी, उसका निचोड़ ये है कि एक साल के बाद आज हमने अपने लेवल पे लाकर उसके साथ हम डील कर रहे हैं। पूरा विश्व ये बात कह रहा है, परंतु लीडर ऑफ अपोजिशन को ये बात समझ में नहीं आ रही है। और तो और इतनी घटिया भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर, यही नहीं, भाषण देकर गायब भी हो जाते हैं, भाग जाते हैं। अनिला जी, ये बात तो सही है। मैंने आपसे एक निवेदन किया कि आप थोड़ा सा इस डील की बारीकियों पे नजर डाल सकती हैं ताकि हमारे दर्शकों को बहुत आसानी हो जाए। आप साबित करिए, नेता प्रतिपक्ष गलत कह रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, वो फैक्ट से इधर उधर कर रहे हैं। इस डील की थोड़ा बातों पे थोड़ा सा आप गौर फरमाएंगी? बिल्कुल। देखिए, उन्होंने कहा कि मैं गुड़गांव गया, वहां मैं एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गया और जो इंडस्ट्रियलिस्ट था उसने क्या, वी आर फिनिश्ड, वी आर टोटली फिनिश्ड। हम इसलिए फिनिश हो गए हैं, अब राहुल गांधी कह रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश का जो है 0 टैरिफ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की उन्होंने बात करी और हमारा 18% टैरिफ है। अब राहुल गांधी को या तो पता नहीं, बांग्लादेश को 0 एक्सेस क्लॉज दिया है ना अमेरिका ने। अगर 0 टैरिफ बांग्लादेश की ये बात करते हैं तो होल्ड ऑन, लेट मी कंप्लीट एंड देन यू कैन आस्क। आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, भाग नहीं रही हूँ, पर मुझे यहाँ पर ये बताना आवश्यक होता है कि बांग्लादेश का 0 टैरिफ जो है क्यों है, क्योंकि वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में वो आता है। और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की जो श्रेणी में आता है उसको WTO और कुछ जो यूरोपियन या अमेरिका ऐसे जो देश हैं, जो डेवलप्ड नेशन जो है, वो उनको रियायत देता है। तो राहुल गांधी से मैं पूछना चाहती हूं कि क्या भारतवर्ष को आप लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के श्रेणी में रखना चाहते हैं, या जिस प्रकार से आज हम स्ट्रॉन्गेस्ट 5 इकोनॉमी में आकर खड़े हुए हैं और बहुत जल्द जो है हम एक पायदान और चढ़ जाएंगे उस श्रेणी में।
आप ये चाहते हैं कि भारतवर्ष निर्णायक पोजीशन में रहे, या आप ये चाहते हैं कि कटोरा लेकर भीख की तरह जो आपके समय होता था हम खड़े हो जाएं? आज जब पीयूष गोयल जी ने भी अलग अलग इंटरव्यूज में भी बताया है कि एग्रीकल्चर को लेकर ये लोग, कृषि क्षेत्र को लेकर इतनी अफवाह उड़ा रहे हैं, इतनी अफवाह उड़ा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, जबकि इन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो कृषि क्षेत्र है वो प्रोटेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि हम अपने, चाहे वो डेयरी उत्पादक हो, चाहे वो हमारे किसान हो, उनका हितों का ख्याल हम नहीं रख रहे हैं, उसके बावजूद ये झूठ पर झूठ फैला रहे हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेक दिए। आपके पास कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ है? बताइए। ठीक है, रेखवार साहब आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट को भी शामिल करता हूं। ठीक है अनिला जी, रेखवार साहब आप जवाब दे दीजिए। अनिला जी कह रही है साहब हमने फार्मर्स को बचाया है, हमने अपने डेयरी सेक्टर को बचाया है, और उन्होंने बांग्लादेश को ये जो जीरो एक्सेस क्लॉज दिया है वो क्यों दिया है, वो उन्होंने उसका जिक्र किया। आप अब जवाब दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। अनिला जी बहुत ही सीनियर प्रवक्ता है, हम उनको बहुत समय से देखते आए हैं, तो उनका मैं आपका कोई वो नहीं करना चाहता, परंतु जो डेटा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जीरो क्लॉज एक्ट बांग्लादेश को दिया गया है क्योंकि बांग्लादेश इज वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड फॉर जूट, और अमेरिका ने उनको ये जीरो क्लॉज दिया है कि हम आपको इनपुट प्रोडक्ट्स देंगे, आप उससे जो आउटपुट प्रोडक्ट हमको बना के देंगे उस पर आपको टैरिफ नहीं मिलेगा। और हम एज अ टेक्सटाइल एक्सपोर्टर, हमारा जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो बांग्लादेश रहा है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में। तो अगर हमारे ही कॉम्पिटिटर को ये क्लॉज मिलेगा तो उसको ऑब्वियसली एडवांटेज है। ओके चलिए ठीक है, वो अनिला जी कह रही हैं कि वो एलडीजी में आते हैं इसलिए उनको एडवांटेज मिला। आप तो अपने टर्म्स में निगोशिएट कर सकते थे, राइट? तो आपने अपने टर्म्स में निगोशिएट क्यों नहीं किया? आप अगर 0%, आप इफेक्टिवली 3% टैरिफ था बिफोर दिस गवर्नमेंट टेन्योर 2014 से पहले, और अभी भी 2019 तक भी, 2020 तक भी आप पहले 50% का टैरिफ लगता है लास्ट ईयर, फिर आपके ऊपर ईरान से तेल इंपोर्ट करने पे आपत्ति दर्ज करते हैं टर्म्स भी, रूस से तेल इंपोर्ट करने में, फिर उसके नहीं पहले ईरान से किया था। बिल्कुल सही है जी। तो आप वो दुनिया के गुंडे बन रहे हैं, और अनिला जी बता रही है कि हमारे मजबूत प्रधानमंत्री उनको रोक रहे हैं। रेखवार साहब इसलिए मैं बाकी गेस्टों को भी लाता हूं। मैं आपकी बात मोटी मोटी जो आपने रखी वो बाकी गेस्टों को भी हम अपने, मेरे साथ विजय सरदाना साहब भी जुड़ चुके हैं, और मैं इससे पहले रुक करूंगा संजीव श्रीवास्तव साहब का। संजीव श्रीवास्तव साहब, अगर हम दोनों पक्षों को देखते हैं, मुझे 2008 की वो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील का दौर भी याद है, आज हम बायलैटरल डील की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि साहब देश को पता होना चाहिए, साहब देश को, सरकार को बताना चाहिए, अगर आपने फार्मर्स, डेयरी, चाहे वो आईपीआर की बात है, चाहे वो डाटा की बात है, इन सबको अगर सुरक्षित रखा है तो आप खुल के बताइए देश को। देखिए 2-3 बातें हैं रमेश जी इस डील के संदर्भ में। सारी बातें मैं समझता हूँ पूरी तरह और जानता हूँ, इस खुशफहमी में हूँ नहीं। तो ये जो डेटा के क्लॉजेज हैं और उसमें कितना प्रोटेक्शन इंडियन गवर्नमेंट ने सिक्योर किया है इस ट्रेड डील के तहत और क्या क्या उसके बिंदु हैं, उसकी विस्तृत जानकारी नहीं है। लेकिन कम से कम जो एग्रीकल्चर का इशू है और जो फार्मर्स के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जितना मैं समझा हूँ भारतीय किसानों के हित पूरी तरह चाहे नहीं लेकिन काफ़ी हद तक सुरक्षित रखे गए हैं, क्योंकि जो चीज़ें लाइव स्टॉक की जो फीड पे कंसेशन दिया है या उसके लिए खोला गया है भारतीय बाज़ार, वो बाय एंड लार्ज जो मेरी जानकारी है और जितना मैं उस पर पढ़ा लिखा हूँ समझा हूँ, वो यहाँ पे जो लाइव स्टॉक फीड बनती है वो न सिर्फ ज़्यादा महंगी होती है, बस उसमें प्रोटीन की मात्रा भी कम होती है, उसका उत्पाद का फैलाव भी उतना नहीं है। तो हम कंपैरेटिवली वो चीज़ को इंपोर्ट करने की ज़्यादा अनुमति दी है जो हमारे यहाँ वैसे भी कम अच्छी क्वालिटी की है, प्रोटीन की मात्रा भी कम है और महंगी भी है। तो वो तो मेरे ख्याल से एक समझदारी का निर्णय लिया है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको खोलना ही था। देखिए, एक तो हम किसी भी तरह से इस गलतफहमी में तो रहे नहीं, हम इस ट्रेड डील में कमज़ोर पक्ष थे। भारत चीन नहीं है जो लगातार आंखों में आंखें डाल के, क्योंकि चीन के पास ऐसे सामान है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ्स हैं, जिसकी वजह से उसने
अमेरिका को भी घुटने पे लाया जब उनकी एकदम बॉल टू बॉल, आई बॉल कन्फ्रंटेशन हुई ट्रेड डील के मुद्दे पे। इंडिया के पास ऐसा कोई भी एक्सपोर्ट आइटम नहीं है जिसको कहते हैं कि लेवरेज कर सके, कि जिसका दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। हमारे सारे एक्सपोर्ट आइटम्स इसी तरह के हैं जिनका दुनिया के पास विकल्प उपलब्ध है। तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था कि अच्छा हमारे साथ व्यापार नहीं करोगे तो हम तुम्हें ये नहीं देंगे, तो चलो घुटने पे आ जाओ। तो ये एक तो सबसे पहले हम रियलिटी चेक भी कर लें इंडिया आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात की कि साहब चीन की सिचुएशन अलग है, भारत की सिचुएशन अलग है लंबे समय से जो जी। तो अब मैं हाँ तो हमें अब हमारी समझ और हमारी रिलेटिव जो पोजीशन है दुनिया में ग्लोबल पैकिंग ऑर्डर में, चाहे तो मतलब एक तो ये विश्व गुरु और हम बहुत बड़ी महाशक्ति हैं, ये सब भी हमें अपनी गलतफहमी छोड़नी चाहिए, हमें रियलिटी पे रहना चाहिए। तो हम अपनी पोजीशन ऑफ जो भी हमारी पोजीशन बिल्कुल आज के दिन में बिल्कुल सही कहा आपने संजीव श्रीवास्तव साहब, आज के दिन में जो भी हमारी पोजीशनिंग है उस पर हमें टिके रहना चाहिए। वो हम एग्रीकल्चर के मसले पे बस लेट मी जस्ट एक सेंटेंस और उसमें हमने सबसे सही डील की है एग्रीकल्चर के मसले पे। हमने ऐसा कोई उत्पाद के लिए रास्ता नहीं खोला है जो कि हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत बेहतर उत्पाद होता हो, प्रोडक्शन उसका अच्छा हो रहा हो, और वो उसके लिए हमने अमेरिकी गुड्स को अलाउ कर दिया। और दूसरा ये समझना चाहिए हमें हमेशा कि ये ट्रेड डील नहीं होने के किस तरह के नुकसान हो रहे थे। आप देखिए जब से ट्रेड डील हुई है भारतीय रुपए की स्थिति भी कुछ सुधरी है, शेयर बाजार भी कुछ सुधरा है। तो एक जो उसका ओवरहैंग था उसका कितना बड़ा कॉस्ट संजीव श्रीवास्तव साहब आपने कहा कि साहब क्योंकि उसका मतलब कोई डील नहीं हुई थी उससे तो अच्छा डील हो गई अमेरिका के संदर्भ में। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव साहब मैं आपसे समझना चाहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो बस एक सेंटेंस रमेश, और फिर मैं दोबारा आऊंगा ही नहीं आपकी डिबेट में। नहीं प्लीज आइएगा। इसका मतलब कतई भी ये नहीं निकाल सकते हम कि जो राहुल गांधी ने बिंदु रेस किए हैं वो सब गलत है। उन पे भी ध्यान देना सरकार का काम है, उनका जवाब देना सरकार का काम है। और ये प्रिविलेज मोशन लाना लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ आपको कुछ मतलब ये सब भी कोई बेमानी बातें। ठीक है संजीव श्रीवास्तव साहब आपने अपनी बात रखी। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव साहब आपको लगता है कि सरकार को कैटेगोरिकली साहब अगर लोगों के मन में ये संशय है, विपक्ष के मन में ये संशय है, आप कैटेगोरिकली बताइए साहब कि हमने इन सेक्टरों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा है, हमने जो लक्ष्मण रेखा तय की थी हमने उसे क्रॉस नहीं किया है। रमेश जी देखिए कि विपक्ष का जो आरोप है वो इस ढंग से है जिससे कि जनता के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो और उनको ऐसा लगे कि जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ हुई है और जो बजट है इसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। जैसे कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने डेटा से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दों को अभी रखा। आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि अभी आदरणीय सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसमें उन्होंने डेटा से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज देश में आएंगी, डेटा से रिलेटेड जो भी इंस्टॉलेशंस होंगे, टैक्स हॉलिडे दिया 2050 तक के लिए, उसका एडवांटेज देने की बात की है। ये पहली बार भारत के बजट पे हुआ है। तो ये पहली बार हुआ। ये ऐसा क्यों हुआ कि जो डेटा इंडस्ट्री हमारे देश में डेटा सेंटर्स एस्टेब्लिश करना चाहती है, क्योंकि भारत सरकार की पूरी ये कोशिश है और भारत सरकार इस बात को अच्छे ढंग से जानती है कि डेटा का महत्व कितना है। और अभी जो पूरे संसार की जो इकोनॉमी ड्राइव हो रही है वो डेटा के इर्द गिर्द ही हो रही है, क्योंकि सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। और भारत संसार के उन मुल्कों में से है जहां पर कि जिसकी जनसंख्या लगभग आज 1 अरब 48 से 50 करोड़ के आसपास है। तो हमारा ये जो मेन पावर है इसका डाटा ही किसी चीज़ की, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसको ध्यान में रखकर सबसे पहले ये प्रोटेक्शन दिया कि 25 साल तक हम इस इंडस्ट्री को जो हम आज डिक्लेरेशन दे रहे हैं उसको हम किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जिससे कि जो डेटा लगाने वाली कंपनियां हैं वो आसानी से हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन सेंटर्स आप कह रहे हैं ये एक बड़ा कदम है। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव साहब बहुत सारे गेस्ट मेरे साथ जुड़े, मैं एक एक करके आता हूं, बिंदुवार आता हूं सर, मैं बिंदुवार आता हूं। राखी बिडलान जी आपने सुना विपक्ष को लेके कहा जा रहा है कि इस पूरी डील में वो सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। देखिए रमेश जी, सबसे पहले तो
मैं इस बात को ये कहूँगी कि ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज जब जब विपक्ष सत्ता में बैठी हुई सरकार में बैठे हुए लोगों से, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों से सवाल करता है, तब तब इसको इसी तरीके से या तो शोर शराबे में या फिर जो है आरोप प्रत्यारोपों में उन सवालों को कहीं ना कहीं खो दिया जाता है। आज पिछले 15 दिनों से देश के अंदर एक ही मुद्दा लगातार जो है गूंज रहा है किसी भी न्यूज़ चैनल पर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कि इंडिया और जो अमेरिका की जो ये ट्रेड डील हुई है, इसमें ऐसा क्या है जो सरकार छुपा रही है, इसमें ऐसा क्या है जो लगातार अमेरिका के सामने भारत सरकार घुटने टेक रही है। ऐसा इस डील में क्या छुपा है कि भारत के जो जिम्मेदार जो लेकिन राखी जी, आपने कहा घुटने टेक रही है, मुझे आप स्पेसिफिक बताइए ना किन किन मुद्दों पे घुटने टेके। आप केवल राखी जी मुझे सिर्फ इतना बताइए किन किन मुद्दों पे घुटने टेके, बिकॉज टाइम कम है, बहुत लंबा नहीं दे सकता मैं किसी को मौका। आप प्लीज बताइए, पॉइंट टू पॉइंट आ जाइए प्लीज। नहीं पता चलता है हमें, आप पॉइंट टू पॉइंट आ जाइए मैडम। जी हाँ, रमेश जी, मैं उसी रमेश जी देखिए, हम जब बाकी साथी बोल रहे थे हम बहुत शांति से सुन रहे थे, है ना, प्लीज आप सुनिए एक बार कि ऐसा इस डील में क्या है कि हमें विदेश के मंत्री से पता चलता है कि जी भाई अब हमारी ये ट्रेड डील हो गई है और जितना भी कमोडिटी गुड्स आएंगे अमेरिका की तरफ से उन पर 0 टैरिफ होगा और जो इंडिया की तरफ से जाएगा उस पर 18% का टैरिफ लगेगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो कह रहे हैं कि किसानों को के हितों को इसमें सुरक्षित रखा गया है, ये पूर्ण रूप से झूठ है। किसानों के साथ जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ये बताइए कि जब पहले दिन ये हम लोगों को, जब हम सब लोग अचानक से सोशल मीडिया खोलते और उस पर जब हमें अमेरिका के कृषि मंत्री की, वहां की जो कृषि मंत्री है उनका जब एक वो डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं हम लोग, तो वो इतना नाच रहे गा रहे कब। ठीक है, आप कह रही हैं उनकी सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर ने वो ट्वीट किया था। ठीक है राखी जी, आपने बात कर ली। मैं विजय सरदाना साहब को भी लाना चाहता हूं। विजय सरदाना साहब, आप तो अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र के मामलों को बेहतर समझते हैं। एक सामान्य आदमी के मन में यह समझ में नहीं आ रहा कि औसत जो हमारा जो टैरिफ था वो 3% के आसपास था, वो 18% पहुंच गया और उनका जो था उसको हमने 0% लाके कर दिया। तो ये कैसे हमारे लिए फायदेमंद हुआ? दूसरा, हमने अभी कमिटमेंट को हमने इंटेंट, वो वर्डिंग चेंज हो गई है, हमने उनसे 500 बिलियन के आयात करने के भी हमने इंटेंट दिखाया है। तो ये कैसे भारत के पक्ष में होगी, थोड़ा आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहले आपको, पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, वहां के मंत्री ने कहा, वहां के राष्ट्रपति ने कहा, यार वो भी पॉलिटिशियन है, उनको भी अपनी पॉलिटिक्स करनी। जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिशियन कुछ भी बोलते हैं और बाद में पता लगता है कि ये तो सब एडवर्टाइजमेंट था, एक्चुअली कुछ नहीं था, वहां पे भी ऐसा ही होता है, कोई नई बात नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां है कि आज सबसे पहले हम एग्रीकल्चर की बात लेते हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमने एग्रीकल्चर में किसानों के हितों को सरेंडर कर दिया। क्या आपको पता है कि आज भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कितना आयात कर रहा है? आज की तारीख में, जब समझौता नहीं है, आज भी पूरी दुनिया से भारत $36 बिलियन का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आयात कर रहा है। तो ये गलतफहमी से हमारे सब राजनीतिज्ञों को हट जाना चाहिए कि भारत आत्मनिर्भर है खेती में। तो पल्सेस एंड ऑयल सीड्स तो हम करते ही हैं ना। 70% खाने का तेल हम आयात करते हैं। बिल्कुल। अगर हम दालें आयात नहीं करेंगे तो दालें 300 रुपए किलो बिकेंगी। इस बात को समझिए। तो कहने का मतलब यह है कि हम दालों के प्राइस कंट्रोल करने के लिए दालों की जरूरत होती है, आयात करते हैं। लेकिन सरदाना साहब, ये बात आपकी सही है। मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। भारत का औसत किसान जो है वो छोटा और मसोला किसान है। 90% जो है 1 हेक्टेयर से कम जमीन पे रहते हैं। ये कैसे अमेरिका के किसानों का मुकाबला करेंगे जिनको हजारों करोड़, लाखों करोड़ की सब्सिडी मिलती है? हमारी चिंता ये होनी चाहिए। मैं वही आपसे कह रहा हूं। तो जिन क्षेत्रों में सब्सिडी के कारण किसानों पे असर हो सकता है वो इस ट्रेड डील से बाहर है। इस बात को समझ लीजिए। जो हमारा किसान उगाता है, गेहूं, चावल, मक्का वगैरह, ये सब ट्रेड डील से बाहर हैं। इसका मतलब यह है कि जो आज टैरिफ है वो टैरिफ देके आज भी आप आयात कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। आज भी आप आयात कर सकते हो अमेरिका से, अगर आप कस्टम ड्यूटी पूरी दो और अगर वो बिजनेसमैन को पहुंचाता है वो आज भी आयात कर सकता है और होता भी है।
ऐसा नहीं है कि नहीं होता, जहां जरूरत होती है वह मक्का भी आज आयात होता है। हमारे पास अगर डिमांड होगी, सप्लाई नहीं होगी, नेचुरली हम इंपोर्ट करेंगे, उसमें क्या? एब्सोल्युटली। तो अब ये इसीलिए इसकी राजनीति में मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, अब सवाल इस बात का है जो आपने कहा कि पहले 3.5% था, अब 18 हो गया। देखिए, पहले जो 3.5% था ना, वो आपके ऊपर एक एहसान किया हुआ था अमेरिका ने। अब मैंने आपसे एहसान हटा लिया। अब पूरी दुनिया पे जो बेस टैरिफ है वो 10% है। अगर आप यूके मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो तब उस पे भी 10% है। तो अब अमेरिका का बेस लाइन जो टैरिफ है वो है 10%। अब उसके ऊपर कितना टैरिफ लगेगा ये डिपेंड करता है कि उस देश का अमेरिका से व्यापारिक घाटा कितना। बिल्कुल। एक और बात जो सामने आ रही है कि चाहे वो बांग्लादेश का मुद्दा हो, चाहे वो रूस से तेल ना खरीदने को लेकर मुद्दा हो, या जो तीसरा मुद्दा जो सबसे बड़ा सामने आया है वो है आईपीआर का। अनिला जी, एक और बात जो बार बार कही जा रही है, मैं सदाना साहब आपके पास भी आऊंगा, उस बात को हम कंप्लीट करेंगे कि साहब कोई देश हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का फैसला कैसे कर सकता है कि हम हमारे लोगों के लिए, मान लीजिए हम 90% क्रूड ऑयल आयात करते हैं, तो ये हम तय करेंगे हमें जहां से सस्ता मिलेगा, लॉजिस्टिक जहां से आसान होंगे, कम होंगे, वो हमारे लिए फायदेमंद होगा, हम तय करेंगे। हमें अमेरिका डिक्टेट कर रहा है, इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए रमेश जी, आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि भारतवर्ष या कोई भी राष्ट्र जो है वो तय करेगा ना कि उसके लिए अच्छा क्या है, क्या बुरा है। कोई भी अगर सेंसिबल राष्ट्र होगा, देश होगा, वो ये तय करेगा यहाँ से मुझे क्रूड ऑयल सस्ता मिल रहा है और यहाँ से अगर मैं क्रूड ऑयल लूंगा तो ये मेरे राष्ट्र हित के लिए होगा। तो यही भारतवर्ष करने वाला है भाई। आपको लगता है कि यूएसए के कहने से भारत डिसाइड करेगा कि रशिया से लेना है कि नहीं लेना है, वेनेजुएला से लेना है कि नहीं लेना? अमेरिका डिसाइड करेगा। अगर ऐसे ही कुछ होना था तो आपकी बातचीत जो है एक नया उत्साह देने वाली है। यही बात तो पार्लियामेंट में कहनी चाहिए, विपक्ष के मुंह पे आंख से आंख मिला के कहनी चाहिए कि अमेरिका तय नहीं कर सकता कि हमें तेल कहां से खरीदना है, हम तय करेंगे। नहीं, तो मैं वही कह रही रमेश जी, होल्ड ऑन। बिल्कुल, आप क्या सोच रहे हो कि भारत की जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सस्ता क्रूड ऑयल छोड़कर महंगा क्रूड ऑयल खरीदेगी? आपको लगता है? ये नरेंद्र मोदी जी हैं साहब, ये हवाई बातें नहीं करते हैं। मैडम, आप ये टीवी डिबेट में तो आपके लिए कहना आसान हो रहा है, बट डोनाल्ड ट्रंप ने उस एग्रीमेंट में ये भी लिखा, हम नजर रखेंगे, हम मॉनिटर करेंगे, कहीं आप रूस से तेल तो नहीं खरीद रहे हैं, अगर आप खरीदेंगे तो हम दोबारा आप पे टैरिफ लगाएंगे। अब ये भी तो सच्चाई है। नहीं, हम भी मॉनिटर करते हैं यूएसए से। नहीं, हम भी मॉनिटर करते हैं। यूएसए क्या कर रहा है, यूके क्या कर रहा है, फ्रांस क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, इंडिया भी मॉनिटर करता है। आपको क्या लगता है हम क्या केवल गिविंग पोजीशन पे बैठे हुए हैं? अपने देश को इतना कम मत आंकिए साहब, बहुत मजबूत देश है हमारा। ब्रिजमोहन जी, बहुत ताकतवर देश है। आपको लग रहा है ये जीरो टैरिफ और 18% टैरिफ का मुकाबला ठीक है मैडम, मैं आपके ब्रिजमोहन जी, आपको लग रहा है ये पॉइंट थोड़ा है जहां पर जो अभी लेवरेज की बात हो रही थी, यहां जहां विपक्ष को लेवरेज मिलता दिखाई दे रहा है इस पॉइंट पे? देखिए कि अभी एनर्जी का जो इशू है ये अभी बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुआ है, अभी इंटरप्रिटेशंस आ रहे हैं। ये इंटरप्रिटेशंस हमारे कुछ विपक्ष के साथी भी कर रहे हैं और कुछ और भी तरीके से सामने चीज़ें आ रही हैं। अभी इसकी हकीकत आना बचा है, क्योंकि एक बात भारत सरकार भी अच्छे ढंग से जानती है कि रूस के साथ जो हम लोगों के संबंध हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही हम लोग कोई फैसला लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सारा की सारा दबाव या सारी की सारी बातें वो मान ली जाएं जो ट्रंप साहब चाहते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन ये बात सच है कि सरकार को इस मुद्दे पे अपनी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से देश की जनता के सामने मैं वही बात कह रहा था, मैं वही बात अनिला जी से भी कह रहा था। एनर्जी के लिए हमारी सरकार ने क्या निर्णय लिया है। ओके रेखवार साहब, आज आप जरूर, आपके पास मौका विपक्ष में है। एक मिनट रेखवार साहब, आप विपक्ष में हैं, बहुत बड़ा आज आप तमाम सवाल उठा सकते हैं। ये भी तो याद रखिए, आपने तो अपनी सरकार को दांव पे लगा दिया था इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को अमली जामा पहनाने के लिए।
जी रमेश जी, तब आपने कहा वो रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था, तब तो एनर्जी सिक्योरिटी की बड़ी बड़ी बातें की गई थी। आज टोटल एनर्जी जो हमारा प्रोडक्शन है उसमें कितना % है न्यूक्लियर एनर्जी का योगदान? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तब आप उसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, तो आज ये सबसे खराब डील कैसे होगी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप बेहतर बताइए। धन्यवाद रमेश जी। और पूरी चर्चा सुनने के बाद कुछ और पॉइंट थोड़ा समय चाहूंगा, 10-20 सेकंड अगर रुका है तो। पहले तो उस समय पे न्यूक्लियर डील जो हुई थी उस समय एनपीटी और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के हम पार्ट नहीं थे। तो जब यूएस डील हुई तो हमको सैंक्टिटी मिली और एनएसजी के हम पार्ट बने, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के भी, और एनपीटी में भी हमारा जो दुनिया के न्यूक्लियर सप्लायर्स का ग्रुप था उसमें हमारा स्थान बना उस डील के माध्यम से, इसलिए वो बहुत जरूरी थी तब। अभी थोड़ी देर पहले विजय सरदाना जी बोल रहे थे कि 18% से 3% पे आ गए और यूएस ने अपना एक एड वैल्यूरम रेट 10% कर दिया और अपना एहसान लगा लिया। तो हम तो इतने मजबूती की तरह से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और 5वीं से छठी, छठी से चौथी, चौथी से तीसरी महाशक्ति बनने वाले हैं। तो हमें भी तो अपना एड वैल्यूरम रेट कुछ रखना चाहिए था कि अगर आप हमसे ट्रेड करना है, हम 145 करोड़ का बाजार है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा युवा जनरेशन है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा डेटा कंज्यूम होता है, हमारे यहाँ के टेक्निकल स्किल्स जो है, टैलेंट जो है वो यूएस नहीं यूरोपियन यूनियन में भी बहुत महत्वपूर्ण तरह से योगदान दे रहा है। तो हमें भी तो 10% कम से कम रखना चाहिए था ना विजय जी, एटलीस्ट अपना स्टांस रखते हुए। थर्ड बात, तो आपने ये बात कही, एक बार विजय सरदाना साहब से अभी लगे हाथ जवाब भी ले लेते हैं ना विजय सरदाना साहब। बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हमारे पास बार्गेनिंग पावर है सर्विसेज सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, और खासकर इनफैक्ट जब हमारे यहाँ से करीब वो साल का 4000 करोड़ रुपए के आसपास का टैक्स जनरेट होता है, जब हम आईटी सर्विसेज जैसे फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनको एक्सेस देते हैं, तो वो तो कह रहे हैं उस पर भी टैक्स हटाओ। तो मुझे लगता है भारत सरकार को यहाँ पे एक स्टैंड लेना चाहिए था गिव एंड टेक के लिए कि देखिए, हम आपको ये मार्केट एक्सेस दे रहे हैं, आप हमें मार्केट एक्सेस दीजिए, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास सर्विसेज हैं, देयर हैज टू बी ए बैलेंसिंग। तो लेकिन यहाँ पे जीरो करने का जब डिटेल सामने आएंगी, क्या मजबूरियां रही, क्या उन्होंने ऑफर किया नहीं किया, क्योंकि अभी क्या है, दोनों तरफ से जो बयान आ रहे हैं, अमेरिका के मंत्री और वहां की सरकार बोल रही है जो उनके पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को अच्छा लगता है, और हम वो बोल रहे हैं जो हमें अच्छा लगता है। अभी डिटेल आने दीजिए, बहुत सारी चीजें सामने निकल के आएंगी। ओके, विजय सरदाना साहब आप कह रहे हैं डिटेल आने दीजिए। संजीव जी, लोग कहां पर शक करने लग जाते हैं? जब कॉमर्स मिनिस्टर कहते हैं कि आप फॉरेन मिनिस्टर से पूछिए, फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कॉमर्स मिनिस्टर से पूछिए, तो एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि कोई भी व्यक्ति अगर स्पष्ट है, साहब डील की जो बातें हैं वो अगर स्पष्ट है और जिन्होंने निगोशिएट किया उन्हें तो सब पता होना चाहिए। भाई रमेश जी, ये जो मुद्दा है ना ऑयल इंपोर्ट्स का, ये थोड़ा पेचीदा है। देखो, थोड़ा सा हम पीछे हट के देखें। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि मैंने सीज फायर करा दिया। भारत सरकार ने उसका लगातार खंडन किया और वहीं से भारत अमेरिका संबंधों में कटुता आई। अब पीछे मुड़ के देखते हैं तो मुझे कम से कम ऐसा लगता है कि भारत सरकार उस समय, उस मौके को थोड़ा बेहतर हैंडल कर सकती थी। ऐसी कुछ बात कहती कि सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी और ऑपोजिशन की बात और एक जो 60-70 साल की नियम बना हुआ था, एक अंडरस्टैंडिंग थी कि विदेश नीति और बायलैटरल्स इंडिया पाकिस्तान संबंधों में कोई तीसरे देश का कभी कुछ हस्तक्षेप नहीं होगा, तो सरकार भी कहीं ना कहीं उसमें फंस गई। नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट का संजीव जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी हमें एक बात तो समझना पड़ेगा, ये जो राष्ट्रपति है ये बहुत अलग है। बातचीत की है। थैंक यू। नहीं, लेट मी जस्ट कंप्लीट। मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा। मैं उसी पे आ रहा था। तो शायद वो इतना विष नहीं आ जाता दोनों देशों के संबंधों में, वो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सनली ले लिया। तो इस बार इंडिया वैसा नहीं कर रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी लोग कह रहे हैं कि हमने कह दिया रशियन इंपोर्ट्स बैन और मॉनिटर करेंगे हम। और कल इंडिया फॉरेन सेक्रेटरी जो मिस्री साहब हैं, उनका बड़ा कैटेगोरिकल बयान है कि इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की नीड्स को ध्यान में रखते हुए किससे तेल कब कितना लेना है उस हिसाब से निर्णय लेगा। तो न तो इंडिया ये कह रहा है कि हम रूस से लेना बंद करेंगे, न इंडिया ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की ट्वीट गलत है, न वो ये कह रहे हैं कि हम लेना बंद करेंगे। भ्रम की स्थिति कौन पैदा कर रहा है? मेरे ख्याल से क्योंकि सामने एक इस तरह का
तो भ्रम की स्थिति इंडिया पैदा कर रहा है। तो कई बार भ्रम की आवश्यकता होती है। अगर अब भ्रम में, अगर सपोज हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव है, अगर इंडिया अभी ये बोल दे कि अच्छा हम रूस से तेल नहीं लेंगे, तो रूस भी नाराज, विपक्ष भी पूरा चढ़ जाएगा और सब कुछ एक अलग खेल हो जाएगा। और अगर हम ये कह दें कि हम रूस से तेल लेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप नाराज, पूरी ट्रेड डील खतरे में। तो भाई कोई ऐसी बात करो ना जो ना इधर की ना उधर की, जब कोई निर्णय लेना होगा ले लेना, मॉनिटर होगा, कैंसिल हो जाएगी। देखिए हमें समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जब दुनिया में खेल चल रहा है, अमेरिकी पॉलिसी अभी कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है। आज ये है, 2 हफ्ते बाद कुछ और हो सकती है, 6 हफ्ते बाद कुछ और हो सकती है। वो एक ट्रांजैक्शनल व्यक्ति है। तो आपको सामने वाले के हिसाब से पोकर चल रहा है दुनिया में, उसके हिसाब से अपने पत्ते खेल ले, उस हिसाब से अगली चाल चल रही है। बड़ा सिंपल बात बिल्कुल। और रैकबार साहब, मैं इसलिए रैकबार साहब आपको भी लाना चाहता हूं कि साहब वो सामने वो जो हम जिससे निगोशिएट कर रहे हैं कि ना तो हम तुर्रम खान है ना विश्व गुरु हैं। हम सर बोलिए प्लीज, कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए। तुर्रम खान है, विश्व गुरु हैं, तो हम अपनी, तो मैं कह रहा हूं कि इंडिया अपनी मतलब अपने वेट के अबव पंच नहीं कर सकता। ना हम रियली कोई महाशक्ति है ना विश्व गुरु हैं। हम मौके की नजाकत के हिसाब से बयान दे रहे हैं। और मुझे विश्वास है पर्सनली कि भारत सरकार ने ऐसी क्यों डील करी होगी कोई भी जिससे भारत के हित विपरीत तरीके से प्रभावित होंगे। रैकबार साहब वही, वो कोई भी सरकार क्यों, उससे पहले न्यूक्लियर डील में कोई कांग्रेस ने सरकार के समझौते किए थे, कोई भी नहीं करेगा। ओके, क्यों रैकबार साहब, यही तो बात आ रही ना, क्यों कोई सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को, अपने इंटरेस्ट को ऐसे किसी के सामने रख देगी? भाई हर सरकार चाहेगी कि साहब अपने देश के हित के लिए हम काम करें। बिल्कुल उचित बात है रमेश जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो मैं पॉइंट उठाने का मौका दिया। देखिए रमेश जी ने बोला और अभी संजीव जी ने भी बोला कि भ्रम की स्थिति भारत सरकार के स्टैंड से क्रिएट हो रही है। और देखिए यहाँ पे डाइकोटोमी कहाँ पे आती है, जब एक तरफ आप बताते हैं हम बहुत मजबूत नेतृत्व है, दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि भ्रम की स्थिति मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। अरे जब आप अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस की बात कर रहे हैं और वो भी इतनी बदलती हुई जियोपॉलिटिकल दुनिया में जहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर हो रहा है, जहाँ चाइना अपना स्टांस रख रहा है, लेकिन यूएस लगातार आप देख रहे हैं गुंडागर्दी कर रहा है। वो किसी भी मुद्दे पे हो, चाहे गाजा में ठूस कराने का मुद्दा हो, चाहे यूक्रेन और रशिया वॉर में जाकर के यूक्रेन को बोलना हो कि नहीं तुम ऐसा नहीं ऐसा करोगे, चाहे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लेना हो। और उस प्रेसिडेंट के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी पर्सनल मित्रता का बॉन्ड रखते हैं, ऐसा उन्होंने कई बार बोला है। तो उस पर्सनल मित्रता के बॉन्ड के संदर्भ में देखते हुए आप देखिए पिछले साल भर से 75 बार डोनाल्ड ट्रंप जी ने बोला कि हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, 2 एटॉमिक शक्तियां थी उनको हमने रुकवा दिया, उनके 10 जहाज गिर गए, उनके 8 जहाज गिर गए। क्या एक बार भी जयशंकर जी ने, जो हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने आधिकारिक तौर पे इसका खंडन किया? क्या एक सिर्फ अधिकारियों से खंडन करा देने से काम नहीं चलता? ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। ओके राखी जी, मैं दूसरी बात मैं अपनी बात लास्ट खत्म कर लेता हूँ। दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि जब आप डेटा के संदर्भ में जो बजट का प्रावधान आया है उसमें 20 साल का आपने दिया, और जो आपने सीटी की है उसमें जो फाइनल पॉइंट, मैं आपको रोकूंगा सीधे इस वक्त। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।